नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हमें लगा आज इस हफ्ते जरा पॉलिटिक्स वगैरह से दूर जा करके कि कांग्रेस क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, इस नेता ने क्या कहा, उस नेता ने क्या कहा, इन सब चीजों से हट करके एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बात की जाए, और वो है बोर्ड की परीक्षा। जी हाँ, आप लोग जो ऑलरेडी वो परीक्षा दे चुके हैं, अब अपने करियर में कहीं कहीं पहुंच गए हैं, आप सबको मालूम होगा कि वो कितने टेंशन भरे दिन होते थे जब आपको इम्तिहान देना होता था। एक इम्तिहान के लिए प्री बोर्ड होना स्कूल में, मतलब तैयारी बहुत पहले से हो रही होती थी। उसको लेकर के एक हवा भी बना हुआ था। कुछ राहत पहुंचाने के लिए, क्योंकि मार्किंग्स कुछ स्टेट बोर्ड्स की अलग और सीबीएसई की अलग, और जो आपका बोर्ड है, बोर्ड की परीक्षा है सीबीएसई वाली, उसकी अलग। इस सब चीज़ों को ज़रा दुरुस्त करने के लिए सरकार एक नीति लाई कि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो, उसके मार्क्स के हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी में दाखिला मिले। तो फिर ये माना गया कि चलो अब एक और परीक्षा होगी, लेकिन एक समान स्तर तो होगा। उस पर भी कुछ लोगों ने आपत्ति की, लेकिन खैर वो लागू हो गया। अब एक नया प्रस्ताव है, एक नया आदेश है, जिसके हिसाब से हम आपको ये बता दें। उसमें ये बताया गया है कि बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो 2 बार होंगे, और स्टूडेंट्स को ये मौका दिया जाएगा कि वो चुन लें कि कौन सा स्कोर अगर अच्छा लग रहा है उनको, तो वो उसको लागू कर लें। ऐसे में ओपिनियन बटा हुआ है, मत बट गया है। क्या एक बोर्ड इम्तिहान कम था जो अब 2-2 बोर्ड के इम्तिहान देने पड़ेंगे? बस इसी चीज पर आज हम चर्चा करेंगे। 2-2 बोर्ड परीक्षा, राहत या आफत? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। एक बार जरा स्वागत कर दूं जो स्टूडियो के बाहर हैं। पीयूष प्रकाश पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर सीनियर रिसर्च ऑफिसर हैं नीति आयोग के। रुचिका सुखीजा जी एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ फोरम ऑफ पब्लिक स्कूल्स, प्रिंसिपल हैं महावीर सीनियर मॉडल स्कूल की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अपराजिता गौतम हैं प्रेसिडेंट दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन। यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ हैं JS राजपूत जी, फॉर्मर डायरेक्टर NCERT और एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। प्रोफेसर N.K. अम्बश्त, फॉर्मर चेयरमैन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल न्यू दिल्ली, ओपन स्कूलिंग, आपका बहुत बहुत स्वागत। और प्रोफेसर लतिका गुप्ता एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बहुत ज़रूरी मुद्दा है, क्योंकि आप ये जान लीजिए कि जब से ये फैसला हुआ, जब से ये खबर आई, उसके बाद से व्हाट्सएप ग्रुप पर चाहे पिता हों या माँ हों, उनके बीच में एक अजीब सा एक चिंता भी है, उत्सुकता भी है ये जानने के लिए कि ये हुआ क्या है और ये सही है या गलत। शुरुआती वक्तव्य के लिए सब लोगों के पास 1-1 मिनट के लिए आऊंगा अपना शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए। स्टूडियो से शुरू करता हूं JS राजपूत जी, 1 मिनट का समय। नई शिक्षा नीति 2020 में आई, उसमें जो कुछ कहा गया था उसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि परीक्षा में बच्चों का तनाव कम किया जाए। मैं इसको उसी ढंग से देखता हूँ। क्या होगा, कैसे होगा, ये तो CBSE और बोर्ड तय करेंगे, लेकिन मेरा अनुमान यह है कि हर बच्चे को दोनों परीक्षाओं में बैठना आवश्यक नहीं होना चाहिए। अभी मैं प्रारंभ में इतना ही कहूँगा। अच्छा, ठीक है, ठीक, बिल्कुल। लतिका जी, 1993 में शिक्षा बिना बोझ के एक बहुत अच्छी रपट आई थी। ये पहली बार नहीं है कि भारत में बच्चों पर बोझ की चिंता हो रही है, और बोझ कम करने के लिए, तनाव कम करने के लिए हम परीक्षाएं बढ़ाने की जगह पढ़ने लिखने की गुणवत्ता पे, कक्षाई अनुभवों पे ध्यान दें, अपने स्कूलों को ज़्यादा मजबूत बनाएं, वो ज़रूरी है। अपने शिक्षकों को मजबूत बनाएं, उनकी संख्याएं पूरी करें, स्कूलों में बुलाएं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ना कि परीक्षा का खेल बार बार खेलें और उसको फिर विकल्प और चॉइस जैसे बड़े बड़े जुमलों से नाप के प्रस्तुत करें। बहुत भारी भरकम और तगड़े शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं। बात आप ये जान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं और बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं, अभिभावक हैं जो आपसे इत्तेफाक भी रखेंगे, लेकिन और आगे चर्चा करेंगे। मैं छात्रों के बीच में जीती हूँ, मैं शिक्षकों को पढ़ाती हूँ। हाँ। तो मैं आपसे ज्यादा इस तरह की बातें सुन रही हूँ। मेरे पुराने 22 साल के पढ़ाए हुए शिक्षक अभी जो पढ़ रहे हैं, हाँ, जो बच्चों को स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनकी चिंता मुझे उम्मीद है आप यहाँ रखने देंगे आज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अम्बश्त, मैं इसे इस तरह से देखता हूं कि ये बच्चों के ऊपर स्ट्रेस कम करने की बात है। और ये जरूरी नहीं कि एक बच्चा 5 सब्जेक्ट अगर करता है तो पहली बार 5 कर ले, फिर उसके बाद एक अवसर उसको और मिलता है, इम्प्रूव कर सकता है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअली डिफरेंट है
कंपार्टमेंट नहीं है, ये 2 परीक्षाएं हो रही हैं। आप 5 सब्जेक्ट्स में 3 में पहले में अपीयर हो लीजिए, 2 में बाद में अपीयर हो लीजिए, या इम्प्रूव करना चाहते हैं तो फिर से अपीयर हो लीजिए। तो दिस इज गिविंग मोर फ्रीडम टू द चिल्ड्रन। अपराजिता जी, आपके क्या विचार हैं? देखिए, अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम स्टडी करते हैं, थॉरो स्टडी करते हैं, तो ये देखने में, पढ़ने में, समझने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी मेरे से पहले भी जितने भी एजुकेशनिस्ट यहाँ पे बैठे हैं उन्होंने बोला, बट मैं बात करूंगी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि जब इम्प्लीमेंटेशन होता है, कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों फेल हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं उस एंगल पे देखना चाह रही हूँ इस पूरे को। जी बिल्कुल। रुचिका जी, आपके विचार? जी, मैं ये जरूर कहूंगी कि एनसीएफ से शुरुआत करूंगी कि एनसीएफ जो है वो एनईपी के बाद आया, और ये एक करिकुलम फ्रेमवर्क है कि हम अब एनईपी आ तो गई, अब एनईपी को लागू कैसे करें। तो लाइक एनईपी, इट इज अ वेरी प्रोग्रेसिव, बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग है। मेरे हिसाब से बहुत होलसम है। जितनी भी चिंताएं पहले के लोगों ने व्यक्त की, मेरे हिसाब से एनसीएफ में उन सब का उत्तर दिया गया है, बहुत डिटेल। जी, पीयूष प्रकाश जी, जी, आपके विचार? मैं प्रोफेसर राजपूत एंड प्रोफेसर अंबर से काफ़ी सहमत हूँ कि इस प्रणाली से क्या हुआ कि बच्चों को 2 मौके मिलेंगे, और जितने भी विषय वो कंप्लीट कर पा रहे हैं उनके एग्ज़ाम वो पहले ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। अगर उनका कोई एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है तो वो दोबारा लेने की उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। उनसे स्ट्रेस कम होगा, और एक एग्ज़ाम आपकी पूरी लाइफ ऊपर नीचे कर सकता है। उसके मार्क्स में भी अब हमारे पास एक एग्जामिनेशन के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे जाके भी लाइफ में अगर आप कहीं भी अप्लाई करते हैं, बाहर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप एमबीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके ग्रेड्स मैटर करते हैं। तो सिर्फ एक एग्ज़ाम पे जो आपका पूरा लाइफ डिसाइड हो रहा था, एटलीस्ट आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उसी एग्ज़ाम को 2 बार दे के अपने स्कोर्स को सुधार सकते हैं, उसको ब्रेक करके डिफरेंट पार्ट्स में एग्जाम्स को ले सकते हैं। लाइक आप कुछ सब्जेक्ट्स पहले ले सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स बाद में ले सकते हैं। तो बच्चों को अगर बिल्कुल केंद्रित करके देखा जाए तो उनके लिए काफ़ी उपयोगी प्रणाली होगी ये। बिल्कुल। तो अलग अलग विचार यहाँ पर आपने सुने हैं लोगों के। कितना एग्जाम दे दें, और एग्जाम देने की प्रक्रिया जो है वो स्ट्रेस बढ़ाती है या स्ट्रेस कम करती है, ये भी अपने आप में एक चर्चा का विषय अपने आप में बन जाता है। और दूसरी चीज, कितना एग्जाम दे दें। CUET हुआ, उसके बाद 2 बोर्ड्स हो गए। स्ट्रेस कम करने के नाम पर एग्जाम अगर बढ़ेंगे तो क्या उससे वाकई स्ट्रेस कम होगा, ये भी एक एस्पेक्ट सामने आएगा। चर्चा जारी रखेंगे भाग 2 में। बने रहिए मुकाबला के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मैं प्रोफेसर राजपूत आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने बोला, और आपने यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बात भी सुनी, कि स्ट्रेस कम होगा इससे। ये स्ट्रेस कम करने की तरफ एक कदम है। लेकिन फिर कुछ विचार ये भी आते हैं कि बार बार इम्तिहान का जो पूरा तौर तरीका है वो स्ट्रेस कम कैसे करेगा? देखिए, अभी जो बात हुई कि 93 में कमेटी की रिपोर्ट आई थी, यशपाल कमेटी रिपोर्ट थी, उन्होंने बहुत से सुझाव दिए थे, लेकिन हुआ यही कि वो सुझाव पूरी तरह लागू नहीं हो पाए। हमेशा ऐसा होता रहा है कि जो नीतियां बनी हैं, जैसे 1968 की नीति बनी थी, अगर वो पूरी तरह लागू हो गई होती तो हमारे देश की शिक्षा का स्वरूप अलग होता, बहुत ऊंचा चला गया होता। नीतियों में परिवर्तन समय के साथ होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो क्रियान्वयन की प्रक्रिया है उसमें भी परिवर्तन आवश्यक होता है, वो बहुत आवश्यक है। आपने कहा कैसे कम होगा परीक्षाओं से। अभी बच्चों पर कितना स्ट्रेस है। यशपाल कमेटी रिपोर्ट के आने के बाद और भी बहुत से काम होने के बाद हर मंडे को बच्चे का कोई न कोई टेस्ट होता है, ज़्यादातर स्कूलों में। सरकारी स्कूलों को छोड़ दीजिए जहाँ अध्यापक ही नहीं होते अक्सर। अब उस टेस्ट के लिए उसका इतवार जो होता है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। जो बच्चे को थोड़ा आराम मिलना चाहिए वो नहीं होता है। अगर ये समाप्त हो जाए, हर वो सेशनल टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें अगर समाप्त हों, तब आप सोचिए बच्चे का जीवन कितना
अनंतपूर्ण हो जाएगा। हम लोग कहते तो यही रहे, शिक्षा में कोई भी पुराना डॉक्यूमेंट पढ़िए, कहते हैं लर्निंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, जिसमें बच्चा प्रसन्न होकर के शिक्षा प्राप्त कर सके। लेकिन इस सब से वो प्रसन्नता समाप्त हो जाती है। अब अगर मेरे पास ये हो कि साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी, मेरे पास ये छूट है कि मैं किस परीक्षा में कितने विषय में बैठता हूँ, तो मेरा बोझ एकदम कम हो जाएगा, मुझे रोज रोज की परीक्षाओं से मुक्त मिल जाएगी। और ये बंद होना चाहिए, ये मेरा विचार है। और मैंने, आपने कहा कि 22 साल से अध्यापकों के साथ हैं, तो मैं अगर कहूँगा तो शायद इससे 2 गुने वर्षों से मैं हूँ और पढ़ा रहा हूँ। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी शिक्षा का परिवर्तन होगा वो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से ही शुरू होगा। ये बात बहुत लोगों ने कही हुई है और हमें ये जानना चाहिए कि अगर आपका शिक्षक प्रशिक्षक सही है और टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की कल्चर ठीक है, वहाँ का अध्यापक ठीक से निकलता है, उसको देखेगा, असर पड़ेगा, फिर वो स्कूल में लागू होगा। और स्कूल में लागू होगा तो वो सारा प्रभाव जो है वो व्यक्ति पर पड़ेगा, फिर वो अच्छा डॉक्टर बनेगा, अपने समय से अपने क्लिनिक में जाएगा। सारा जो हमारा प्रयास है शिक्षा के द्वारा वो क्या है, भविष्य का निर्माण करना है। और भविष्य का निर्माण किसी व्यक्ति के लिए, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको तनाव में रख के नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल। अगर प्रोफेसर गुप्ता, आपने अभी सुना राजपूत जी का क्या कहना है, और भी जो लोग अपना अपना मत रख रहे हैं। ऐसे में तनाव कम होगा कि बढ़ेगा, इसी चीज पर बात आकर के रुकती है, क्योंकि ये पूरा प्रयास ये बोल करके किया जा रहा है कि तनाव कम होगा। क्योंकि परीक्षा को एक प्रोडक्ट, उत्पाद की तरह देखा जा रहा है। परीक्षा किसकी होनी है? परीक्षा होनी है शिक्षा प्रक्रिया की, दरअसल कि बच्चे ने क्या सीखा, क्या समझा। अब एक तो हमारी है व्यवस्था की समस्या है कि 10वीं और 12वीं का बोर्ड इतना महत्वपूर्ण बन गया कि वो निर्णायक हो गया, तो उसमें एक तरह का स्वप्न, मुझे ये लगता है, फैंटेसी लगती है कि 2 बार कर देंगे तो कुछ उससे हल्कापन आ जाएगा। पर आप इसको ज्ञान की और शिक्षण प्रक्रिया की नज़र से देखिए कि ज्ञान क्या खंडों में इतना बांट के अगर हम परीक्षा लें तो वो सही ज्ञान रह जाएगा कि एक बार 4 महीने बाद थोड़ा सा कर लिया, फिर थोड़ा सा 4 महीने बाद कर लिया। पहले के 4 पाठों का में अच्छे नंबर आ गए तो वो ले लिया, नहीं तो अगले 4 पाठों वाले अंक ले लिए। इस सब में हमारी शिक्षण प्रक्रिया को लेके और ज्ञान को लेके मेरे आपकी क्या समझ है, इससे हम ये निर्णय करेंगे। मैंने एक इतिहास का एक हिस्सा पढ़ा, और क्या मैं कुछ भी तुलना नहीं करना चाहूँगी, या मैं एक शिक्षक के रूप में चाहूँगी कि वो करें और 2 मुद्दों को जोड़ के एक समेकित समझ बनाएं। 12वीं के अंत तक आते आते तो एक समेकित समझ हो जानी चाहिए। ये हमें अब करने लायक इसीलिए लग रहा है क्योंकि अब ज्ञान दरअसल ज्ञान नहीं रहा है, कॉरपोरेट के तहत वो अब एक सूचना बन गया है। आप अगर एग्जाम्स में, परीक्षाओं में देखिए तो MCQ नामक एक बहुत बड़ा विचित्र प्राणी बिल्कुल उसमें रच बस चुका है। अंग्रेजी में, हिंदी में, साहित्य में भी MCQ आता है। तो हमें अब ये एक कॉरपोरेट की दृष्टि से बहुत मैनेज करने लायक काम लगता है कि 4 पाठों में से इतने MCQ बना के, इतने लंबे प्रश्न बना के हम पहले कर देंगे, इसमें नहीं कर पाए तो अगली बार कर लेना। और यही पद्धति है जो चलती है, जो दरअसल हमें एक तरह का भरोसा देती है कि अगर हम इस सबसे बड़ी भारत की परीक्षा को खंडों में तोड़ दें तो हम कर सकते हैं। बात यह है कि अगर जो भी 10वीं और 12वीं में होता है वो 9वीं और 11वीं में भी होने लगता है। तो अब आप एक 9वीं के किशोर की नज़र से देखिए, किशोरी की नज़र से 9वीं में 2 बार, 10वीं में 2 बार, 11वीं में 2 बार, 12वीं में 2 बार, और फिर CUET। अगर आपसे घर में कोई पूछे कि इस अंक का क्या होना है, अभी फिलहाल तो नहीं होना है, तो हमें नहीं पता। शिक्षा सिर्फ भविष्य के लिए नहीं है, शिक्षा हमारे बच्चों, किशोरों के वर्तमान में भी है। वो वर्तमान में जीवन जी रहे होते हैं, तो ये तनाव घटाना और ये सब तो मुझे बहुत सतही तर्क लगते हैं। ठीक है, देखते हैं प्रोफेसर गुप्ता की बात से कौन इत्तेफाक रखता है और कौन नहीं रखता है। जरा स्क्रीन पर सब लोगों को ले आए, कोई इस पर अगर कुछ बोलना चाहे। अपराजिता गौतम जी या रुचिका जी, आपके इस पर क्या विचार है? बिल्कुल कहना चाहूंगी, जैसे मैम ने कहा कि हम खंड में शिक्षा को विभाजित कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनसीएफ ने प्रोविजन रखा है 2 बारी एग्जाम्स का, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सेमेस्टर सिस्टम है। ये सेमेस्टर सिस्टम बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बच्चों को 2 बार मौका दिया जा रहा है। जैसा कि सर ने कहा कि एक बारी बच्चे ने हो सकता है कि 2 एग्जाम दिए, अगली बारी 3 एग्जाम दिए। ये भी हो सकता है कि बच्चे ने पहली बारी 5 या 6 एग्जाम दे दिए और फिर उसने चूज किया कि मुझे अगले एग्जाम में नहीं बैठना।
तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बट ये एक पेरेंट्स में भी क्योंकि मैं कहूंगी ये जो फियर और ये जो स्ट्रेस है, ये फियर ऑफ अननोन है। बहुत सारी चीजें अभी बहुत लोगों को नहीं पता एनसीएफ के बारे में, और एनसीएफ में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट अ सेमेस्टर सिस्टम। तो जब ये सेमेस्टर सिस्टम नहीं है तो हम किसी को भी विभाजित नहीं कर रहे। जो एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बच्चे में किसी भी सब्जेक्ट के लिए आनी चाहिए वही टेस्ट हो रही है। एक और बात कहूंगी कि लोगों को लेकर ये भी बहुत कह रहे हैं कि भाई सीयूईटी होगा, तो सीयूईटी के लिए भी तो बच्चे को तैयारी करनी है। तो डेफिनेटली, लेकिन जैसा यहाँ पर किसी ने अभी पहले बोला, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हम बच्चे को सिर्फ सीयूईटी, जेईई और नीट में नापे तोले, क्योंकि ये तो एक एग्जाम है। और इससे भी हटकर बहुत ज्यादा करियर्स हैं जहां पर 12वीं की परीक्षाएं मैटर करती हैं, 12वीं के स्कोर मैटर करते हैं। हो सकता है जो बच्चा जेईई में जा रहा है उसके लिए सिर्फ 60% नंबर लाना बहुत है, लेकिन दूसरा बच्चा जो जर्नलिज्म में जाना चाहता है वो डेफिनेटली 90% नंबर लाना चाहेगा, और उसके लिए ये 2 अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी रहेंगी। जी, अपराजिता जी आप क्या कहेंगी? आप प्रेसिडेंट हैं दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की, तो मेरे ख्याल से आपको तो ये बहुत सारी इस तरीके की बातें आप सुन ही रही होंगी। जी संकेत जी, मैं आपको है ना कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूंगी। लास्ट ईयर भी 12th का जो बोर्ड हुआ था 2 पार्ट्स में हुआ था, ठीक है। तो पहला हुआ था ऑब्जेक्टिव जिसमें एमसीक्यूज थे, और दूसरा था डिस्क्रिप्टिव। तो वहां पर जहां पे पॉलिसी में आया था, जो ऑर्डर्स में आया था कि 70-30 के हिसाब से मार्क्स दिए जाएंगे, जबकि कोर्स 50-50 रेशो में बांटा गया था, वहां पे बहुत प्रॉब्लम आई थी। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में लेके जाना चाहूंगी। जब अंत में बच्चे जूझ रहे होते हैं, जब हम 2 परीक्षाओं की बात कर रहे हैं, आप ये देखिए, जहां पे मेरे को पता है मेरी परीक्षा फरवरी में होनी है, तो मैं पिछले 8-9 महीने 10 महीने में तैयारी कर रही हूँ। पर जब 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है, आप पहले वाले को चूज करो या दूसरे वाले को, यानी कि डिफरेंट मेथड आ गया, यानी कि बच्चा उस पूरे साल में 2 बार स्ट्रेस में आएगा, और ना सिर्फ बच्चा, पेरेंट्स भी आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी पॉलिसी बनाई जा रही है तो प्लीज बच्चों को आप साथ में लें। अपराजिता जी, अगर आप मुझे इजाजत दें, अपराजिता जी, जहां तक मुझे समझ में आता है कि अब तक जो प्रणाली चली आ रही है, जो व्यवस्था चली आ रही है, जो हम लोगों के समय में भी थी, वो थी स्कूल अपने लेवल पर ही एक प्री बोर्ड कराया करता था कि एक प्री बोर्ड में देख लें कि कौन कितने पानी में है। तो ऐसा नहीं है कि इम्तिहान पहले नहीं होते थे, 2 बार होते तो थे, बस ये है कि वो स्कूल के लेवल पर होते थे। आपको नहीं लगता है कि ये एक तरीके से वही उसी प्री बोर्ड को आप चाहे तो बोर्ड 1 और बोर्ड 2 मान लीजिए? नहीं, यहाँ फर्क आ गया। हाँ। आपके बोर्ड में जहां पर आपका पूरा, पहले देखिए मैं 2 पार्ट्स में करती हूँ, पुराना और नया। जो पुराने वाले में आप प्री बोर्ड की बात करें तो पूरा कोर्स हो जाने के बच्चों को प्री बोर्ड एक तरह से प्रैक्टिस पेपर्स हो गए, उनकी कैपेबिलिटी देखी जाती है, बच्चों को भी पता चलता है कि मेरा ग्रे एरिया कौन सा है जहां पे मुझे इंप्रूव करना है। उसके बाद वो बोर्ड में चला जाता था। 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं, जहां एक तरफ एज ए पेरेंट मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा भी है। क्यों अच्छा है? क्योंकि बच्चे को पार्ट्स में पढ़ने का टाइम मिल जाएगा, स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। बट जब हमने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखा, जब लास्ट ईयर हमने बच्चों को देखा, वहां पर हमने उनका टेंशन लेवल भी बड़ा देखा। बच्चे ही इस बात को कह रहे हैं कि आप 2-2 बार बोर्ड ले रहे हो, और एज सच उनको कोर्स में कोई कमी नजर नहीं आई। प्रोफेसर अंबश जी, आपके विचार आपने सुन लिए। देखिए बहुत अलग अलग व्यूज आ रहे हैं। बिल्कुल आप ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। हम अपने पर्सपेक्टिव में सोच रहे हैं हमने कैसा किया या अभी सिस्टम क्या है। मेरे ख्याल से ये आपके स्ट्रेस को कम करता है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको डायबिटीज है, आपने ब्लड शुगर टेस्ट कराया, आपको पता लगा कि आपका हाई है, दवाई खाई, फिर टेस्ट कराया और आप ठीक हो गए, या फिर आपको मौका लगा। तो ये गिविंग मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, इसको पास करने के कंटेक्स्ट में मत देखिए, इसको देखिए कि इफ यू आर सपोजिंग यू स्कोर 73% and you want to score 100%, you have an opportunity, you can improve. तो ये मल्टीपल अपॉर्चुनिटी के तरफ एक रास्ता है। अभी हम आपको 2 अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये
थियोरेटिकली स्पीकिंग बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा हो, लेकिन प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम, अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे कि अपराजिता जी जो बता रही थी कि जमीन पर जो दिक्कतें आ रही हैं उसको आयन आउट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो धीरे धीरे चीजें, लोगों का डर खत्म होगा, सब कुछ होगा, वो भी थोड़ा सा अडेप्ट करेंगे, पॉलिसी भी थोड़ा सा अपना रफ्त पकड़ेगी, लेकिन उस सब चक्कर में कुछ लोगों के भविष्य दाव में, कई करोड़ बच्चों के भविष्य दाव पर है। आपका सोचना सही है, बट जैसे कोरोना के टाइम पर आप देखिए कितना मतलब एंजाइटी हुई क्योंकि चीजें बदली, वो और कुछ कर नहीं सकते थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देयर इज, जब भी कोई चेंज होगा तो एक ऐसा पीरियड आता है। अब जब 10+2 आया था, कहीं 11 था, कहीं 10 था, हैं, और चेंज हुआ 10+2, कई स्टेट्स का रेजिस्टेंस हुआ, थिंग्स लाइक दैट। तो जब इस तरह के चेंज आते हैं, और खास करके अब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है कि सोर्स ऑफ नॉलेज हैज मल्टीप्लाइड, टीचर इज नो मोर सोर्स ऑफ नॉलेज, ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। सिमिलरली टेक्स्ट बुक्स इज आल्सो नॉट द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। तो ऐसे सिचुएशन में अपने सिस्टम को अगर आप नहीं अब सवाल ये है कि ये जो नया सिस्टम है ये वो चीज कर रहा है जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं। हाँ, उसकी तरफ एक कदम है जी। मैं तो कहूंगा कि ये ऐसा हो कि टीचर अल्टीमेट गोल क्या है कि अगर मैं स्टूडेंट हूं, मैं आज चाहूं कि मैं आज फिजिक्स की परीक्षा दे दूं और परीक्षा दे करके मुझे रिजल्ट मिल जाए, मैं 73 पा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं 100 में 100 पाऊं, तो मैं फिर अपीयर हूं। तो ये एक कदम उस तरफ है। अब देखिए, आपने कहा कि आप 73 पा गए, आप पास हो गए, चले जाइए। मैं कहता हूं कि नहीं, मुझे 100 चाहिए, हम फिर से अपीयर होंगे। तो ये आइडियल गोल है जी। वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट, और मैं इसको एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप मानता हूँ। लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम आएगी कि जो बोर्ड इम्तिहान लेता था 50 दिन पेपर सेट एग्जाम कंडक्ट करने में 50 दिन, इसमें वो सारी चीजें आएंगी। दैट विल हैव, वो भी देश भी तो कितना बड़ा है, आप देखिए कि मतलब वो बार बार यही होता रहेगा। आई हैव फिगर्स, 55 दिन तो एग्जाम चलते हैं बोर्ड के या सीबीएसई के। पीयूष प्रकाश जी, आपके क्या विचार हैं इसमें? नीति के रूप में आपको लगता है कि एक तो होता है इमेजिन करना कि हम चाहते हैं ऐसा हो जाए, ऐसे होने से ये होगा, उसमें आपने कुछ स्टेक होल्डर से बात भी कर ली, लेकिन फिर होता है उसका जमीन पर असल में उतरना और उसका असर। जी, मैं अब 2 चीजें बोलूंगा। एक जो मेन 2 मुद्दे आ रहे हैं, एक ये आ रहा है कि जो आपका ज्ञान है विषय का वो खंडों में हो रहा है, और दूसरा ये है कि स्ट्रेस बढ़ रहा है। सबसे पहली बात ये है कि मे बी हम सभी लोगों को एक बार एनसीईआरटी डिटेल में पढ़ना चाहिए। उसमें पहला पॉइंट ये होता है कि आपके क्लास 12 के जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आप 3 करिकुलर एरियाज लेते हैं, और हर एक करिकुलर एरियाज में आप 4 डिसिप्लिन चूज कर सकते हैं। तो जब आपने एक करिकुलर एरिया को आपने चूज किया, और उस फॉर एग्जांपल मैंने मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग चूज किया, उसके अंदर 4 अलग विषय हैं, और अगर मैंने चूज करता हूँ कंप्यूटर साइंस तो उसके अंदर 4 सब्जेक्ट्स हैं। अगर जब मैं वो 4 कंप्लीट कर लेता हूँ तभी मैं वो एग्जाम ले पाऊंगा। सो ये एक, जो आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन जो आगे देखा गया है। तो अगर आप जब तक आपने उस सब्जेक्ट में और आपने लैंग्वेज लिया, अगर आपने वो चारों लैंग्वेज की चीज़ें कंप्लीट नहीं की हैं, तब तक आप वो एग्जाम नहीं ले सकते हैं। तो आपके जो पूरे विषय की जानकारी है वो पूरी दुरुस्त होगी, तभी आप उस पेपर के लिए एलिजिबल हैं अपीयर होने के लिए। और इस प्रकार से इसका पूरा स्ट्रक्चर है जो कि एनसीएफ डॉक्यूमेंट में काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। दूसरी बात है स्ट्रेस की, राइट। स्ट्रेस में क्या है, आपके जो एग्जाम, जो मुझे लगता है 2 तरीके से होंगे, 2 बार एग्जाम होंगे, बट ये अचानक से लास्ट में आपके नहीं होने होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जनवरी में और मे भी एक बार थोड़ा लेट मई जून के आसपास में एग्जाम होंगे। जैसा कि अभी पिछले बार में कोविड के कारण जो एग्जामिनेशन में डिस्ट्रप्शन हुआ तो उसे 2 भागों में किया गया था। उसमें क्या हुआ कि जिसने भी बच्चे ने अपने 4 डिसिप्लिन कंप्लीट करके एक करिकुलर एरिया कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि अब नई शिक्षा प्रणाली में आपको 8 करिकुलर एरियाज बताए गए हैं क्लास 12 के लिए। उसमें से सब में आपके पास अलग अलग विषय हैं, विषयों में आप 4 डिसिप्लिन चूज कर सकते हैं, उसके डेप्थ में जा रहे हैं आप। तो आपके वो सब्जेक्ट नॉलेज कंप्लीट हो गई, और आप उसने जैसे ही आपने कंप्लीट किया मैथमेटिक्स का फॉर एग्जांपल, आपने 4 पहले कंप्लीट कर लिया, और ये बच्चे के ऊपर कि वो क्या चूज करना चाहता है। इट्स अ चॉइस बेस्ड थिंग कि वो अपने क्रेडिट खुद चूज करेगा कि उसे कौन से कोर्सेज पहले करने हैं, बाद में करने, और उसके बेसिस पे आप एक एग्जाम पहले मैथ्स की पूरी खत्म कर लेते हो अपने पूरी समझ के साथ, तो आप एक बड़ा सा पहाड़ आपने पहले ही पार कर लिया है। जो विचार है इसके पीछे, उस पर कोई संदेह नहीं है, वो मैं समझ रहा हूं कि आप किस संदर्भ में इस बात को कह रहे हैं। लेकिन लास्ट कमेंट ले लेते हैं प्रोफेसर गुप्ता, आपने सब लोगों की बात सुन ली,
आप अपनी बात कह दें अब और उसको एक मूलभूत बात कहती हूँ हाँ। कि इन्होंने भी कहा पुरानी आदतें नहीं जाती, तो हमारी पद्धति शिक्षा व्यवस्था की पुरानी आदत है परीक्षा 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 परीक्षा। अगर आदत बदलनी है और नई व्यवस्था आनी थी तो इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम शिक्षकों पे छोड़ें और 10वीं 12वीं का बोर्ड खत्म हो जाए। अगर व्यवस्था को आगे बढ़ना है और दुनिया में बड़ी सारी व्यवस्थाओं का उदाहरण दिया जाता है तो हम बोर्ड व्यवस्था को छोड़ दें। ये तो अंग्रेजों की चलाई हुई व्यवस्था है, शिक्षकों पे शक पे डूबी हुई व्यवस्था है। और आज यहाँ जितनी चर्चा हो रही है ऐसा लग रहा है जैसे सामूहिक स्मृति खत्म हो चुकी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के बाद CBSE ने 15 मिनट बढ़ाए थे, 15 मिनट सोचने, खाने पीने, पानी पीने का समय दिया था। और परीक्षा में पूछे जा रहे प्रश्नों की चरित्र को बदलने की बात की थी। सोच समझ के लिखे, खाली पाठ्य पुस्तक के शब्दों को ना दोहराए। वो सारी बातें हमें लग रहा है जैसे कहीं मतलब पाताल में चली गई या क्या हो गई, और सिर्फ परीक्षा में पहुंच जाना और इस बार नहीं कर पाए अगली बार कर देना, ये ना तो विकल्प है। क्योंकि विकल्प आप तब होता है जब काला सफेद हरा लाल हो। यहाँ विकल्प क्या है? परीक्षा परीक्षा और परीक्षा और परीक्षा। ये विकल्प शब्द लेकिन आप कह रही हैं कि फिर अगर एक आपको आमूलचूल परिवर्तन करना हो तो फिर आप ये परीक्षा प्रणाली हटा दें। ऐसा कौन से देश में होता है? नहीं, 12वीं में बहुत सारे देश हैं जिनमें इस तरह का कोई पब्लिक एग्जाम नहीं होता। आप अमेरिका में जाइए, JRE होता है। फिर वहां ग्रेडिंग, हाँ, तो किसी तरीके की तो परीक्षा होगी। नहीं, मैं 10वीं और 12वीं की बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ आप CUET ले ही रहे हैं तो आप इतनी बार क्यों परीक्षाएं कर रहे हैं? और अगर तनाव कम होना है तो विषय बढ़ाए जा रहे हैं तो आप उसमें भी चुनाव दे दीजिए फिर कि भाई 2 ही पढ़ने हैं मुझे, तो मेरे को 4 ही पढ़ने हैं, मुझे 7 या 8 तक आप पहुंचा रहे हैं। तो हर चीज तो बढ़ रही है और फिर हमारे अंदर एक फैंटेसी है कि जस्ट बिकॉज हम 2 बार उससे गुजरेंगे तो बच्चे का तनाव कम हो जाएगा। वहां तक पहुंचना, प्री बोर्ड की आप बात कर रहे थे, प्री बोर्ड में दूसरे स्कूल जाके रोल नंबर में आपको पहचान के आपकी इतनी चेकिंग करके कि ये ना पहनाओ वो ना पहनाओ, ऐसे परीक्षा नहीं होती थी। इन परीक्षाओं में सबसे बड़ी खामी है कि विद्यार्थी एक इंसान नहीं रह जाता, वो एक रोल नंबर में परिवर्तित होके पूरी तरह से एक अनजाना एक प्रोडक्ट बन जाता है, एक उत्पाद बन जाता है। और वो इसीलिए कोई हमेशा से बहुत आलोचना हुई है भारत की परीक्षा व्यवस्था की, तो उसको अब हम दुगना करके सोच रहे हैं कि हम कुछ नया कर रहे हैं और उससे कोई व्यवस्था में बदलाव आएगा। और ये सब हम शिक्षकों के प्रति कोई चिंता न करके कर रहे हैं। शिक्षक हमें एक यंत्र लगता है, एक पहिया लगता है कि वो तो कर ही देंगे, उन्होंने कोरोना में भी कर लिया, ये भी कर लेंगे। तो वो अब एक तैयारी की तरह है। जैसे तो घर वो व्यवस्था हमारे पास है या नहीं, जिस तरीके से प्रोफेसर गुप्ता बोल रही हैं? सर, लास्ट वर्ड। हाँ, लेकिन समय लगेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। अभी एक परीक्षा होती है साल में, क्या उसमें भी ज्ञान खंड खंड हो जाता है? ऐसा नहीं होता है। अगर 2 परीक्षाओं का प्रावधान है, हर बच्चे को 2 परीक्षाओं में बैठना आवश्यक नहीं होगा। जो मेरे हिसाब से दोनों में बैठना आवश्यक नहीं। मैं यहाँ पर छत पर आया हूँ, बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़ कर आया हूँ, लिफ्ट से भी आ सकता था अगर लगी होती तो कहीं ना कहीं तो आपको एक प्रक्रिया अपनानी ही पड़े, हमेशा अपनाई गई। ज्ञान में जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वो एक निरंतरता से बढ़ता है, लेकिन कभी कभी वो श्वास भी लेता है, आराम भी करता है। हम कक्षा 9 से जब 10 में बच्चा जाता है तो उसे उसका ज्ञान का अर्जन खंड खंड नहीं हो जाता। पहला बिंदु तो मैं यही कहना चाहता हूँ। दूसरा, अध्यापकों की बड़ी बात कही जा रही है, मैं भी मानता हूँ। मैंने कहा था कि गुन्नार मिडल का अध्ययन है, दुनिया भर में पढ़ा गया है कि अगर आपके अध्यापक सही हैं तो आपका हर व्यक्ति सही हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल सबको स्पष्ट है। ये जो परिवर्तन किया गया है, जैसा अभी आपने कहा कि शिक्षा नीति को पढ़ना आवश्यक है, उस शिक्षा नीति में 4 बिंदु बड़े आवश्यक है। पहला, आइडियाज। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है कि हर बच्चे को 2 वरदान ईश्वर देता है, पावर ऑफ आइडियाज एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन। शिक्षा नीति के वर्णन में ये बात हमेशा आई है और इसको इस नीति के सारे संदर्भ में रखा गया है। ये कोशिश की गई है कि बच्चा जो चाहे वो पढ़ सके। हम ये प्रयास करेंगे कि बच्चे की रुचि के अनुसार उसे आगे बढ़ने दिया जाए। माता पिता भी जिम्मेदार है। अगर हम अपने बच्चे को प्रारंभ से ही कहते हैं तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, तुम्हें कोटा ही जाना है, तो निश्चित हम उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। और ये बात भी बार बार दोहराई जाती है, मैं भी दोहराता हूँ कि अगर आपको लगता है कि उसको पेंटिंग में रुचि है
तो उसको जाने दीजिए। लेकिन बाहर सबसे जाना बड़ी चाहिए बात उसको। ये है राजपूत जी, ये सब करने के बाद, वक्त मेरे पास खत्म हो चला है, लेकिन ये सब करने के लिए वैचारिक रूप से मेरे ख्याल से कोई आपसे असहमत नहीं होगा, लेकिन क्या इसका विकल्प 2 एग्जाम है? क्या उस 2 एग्जाम से ये सारी चीजें हासिल हो जाएंगी जिस तरफ आप नहीं, इशारा कर रहे मैं हैं? इसका उत्तर देता हूँ। हाँ। 2 एग्जाम का मतलब 24 इम्तिहान नहीं है 12वें तक। मुझे 10, समझ गया। 11वां 12वां करना है तो मैं 2 परीक्षाओं में ही अपना काम कर सकता हूँ। ये तो मुझे अगर जैसे टर्म पेपर का प्रावधान बड़े बड़े विश्वविद्यालय में है, आपको 6 टर्म पेपर करने हैं, आप 1 करते हैं, समाप्त हो गया, दूसरा करते हैं, तीसरा करते हैं, ये प्रक्रिया चलती है और आगे भी चलेगी। उस दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि जब इसकी पूरी समझ बढ़ जाएगी और इसकी acceptance जैसा अभी बढ़ेगी। और इसके साथ साथ शिक्षा नीति के उद्देश्यों से हम जोड़ लेंगे। जब हम इन शब्दों को आइडियाज, इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी, देखिए क्यूरियोसिटी बहुत महत्वपूर्ण चीज, वो खत्म नहीं होना चाहिए जी। और क्रिएटिविटी, 4 शब्द अगर होंगे तो हमारे देश में नवाचार की भरमार हो जाएगी। ठीक, बहुत हमारे बहुत बच्चों का धन्यवाद बहुत टैलेंट बढ़ेगा। आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। दर्शकों के लिए भी ये है, उन छात्रों के लिए भी है ये कार्यक्रम, जो कि देखें और समझें कि आपको किसकी बात ज्यादा समझ में आ रही है। और हाँ, एक जो सुझाव इस कार्यक्रम में दिया गया वो तो हम सभी को करना चाहिए कि एक बार पढ़ लें और जान लें कि ये जो बदलाव है, जितना हेडलाइन में आ गया है, जितना कागज में आ गया है और जितना हकीकत में है, उसमें फर्क कितना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। दसवीं और 12वीं का बोर्ड इतना महत्वपूर्ण बन गया कि वो निर्णायक हो गया, तो उसमें एक तरह का स्वप्न, मुझे ये लगता है, फैंटेसी लगती है कि 2 बार कर देंगे तो कुछ उससे हल्कापन आ जाएगा। पर आप इसको ज्ञान की और शिक्षण प्रक्रिया की नज़र से देखिए कि ज्ञान क्या खंडों में इतना बांट के अगर हम परीक्षा लें तो वो सही ज्ञान रह जाएगा कि एक बार 4 महीने बाद थोड़ा सा कर लिया, फिर थोड़ा सा 4 महीने बाद कर लिया। पहले के 4 पाठों का में अच्छे नंबर आ गए तो वो ले लिया, नहीं तो अगले 4 पाठों वाले अंक ले लिए। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। हम अपने पर्सपेक्टिव में सोच रहे हैं हमने कैसा किया या अभी सिस्टम क्या है। मेरे ख्याल से ये आपके स्ट्रेस को कम करता है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको डायबिटीज़ है, आपने ब्लड शुगर टेस्ट कराया, आपको पता लगा कि आपका हाई है, दवाई खाई, फिर टेस्ट कराया और आप ठीक हो गए, या फिर आपको मौका लगा। तो ये गिविंग मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, इसको पास करने के कंटेक्स्ट में मत देखिए, इसको देखिए कि इफ यू आर सपोजिंग यू स्कोर 73% and you want to score 100%, you have an opportunity, you can improve.